जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग थे उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि व्यापारिक सेल क्या होता है। व्यापारिक सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस व्यापारिक सेल को हम सामान्य भाषा में बैटरी कहते हैं। यानी बैटरी और सेल में एक छोटा सा अंतर ये होता है कि जो आपका सेल होता है ये एक इकाई है, ये एक यूनिट होती है। यानी इसे हम कह सकते हैं कि सेल एक एकलक है। लेकिन जब बहुत सारे सेल्स को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है, व्यापारिक सेल का निर्माण होता है। यानी जो बैटरी है वो सेलों की बहुलक है और जो सेल आपका होता है उसे एकलक कहते हैं, वो केवल एक इकाई है। और जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। तो चलिए जानते हैं व्यापारिक सेल की क्या परिभाषा हो जाएगी। इसमें लिखेंगे वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है व्यापारिक सेल कहलाता है। व्यापारिक सेल कहलाता है। व्यापारिक सेल कहलाता है। इसे सामान्य शब्दों में बैटरी भी कहते हैं। यानी व्यापारिक सेल को सामान्य शब्दों में बैटरी भी कहते हैं। अब जो आपका व्यापारिक सेल होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल एक ऐसे व्यापारिक सेल होते हैं कि जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में हम उसको दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें जो सेल अभिक्रिया होती है वो एक ही दिशा में संपन्न होती है। दूसरा आपका होता है द्वितीयक सेल। यानी ये एक ऐसे व्यापारिक सेल होते हैं कि जिनको हम बार बार आवेशित करके उनका उपयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि व्यापारिक सेल दो प्रकार के होते हैं। व्यापारिक सेल दो प्रकार के होते हैं। व्यापारिक सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला ये आपका हो जाता है प्राथमिक सेल। पहला प्राथमिक सेल, इसे प्राइमरी सेल बोलते हैं। और दूसरा सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल या फिर द्वितीयक सेल। तो यहाँ पे अब हमने जो व्यापारिक सेल है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की। यानी व्यापारिक सेल को सामान्य शब्दों में हम बैटरी कह देते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है, ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। व्यापारिक सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो अब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेल को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेल। ये ऐसे व्यापारिक सेल होते हैं कि जिनको एक बार उपयोग में लाए जाने के बाद में हम इन्हें दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा शुष्क सेल, डैनियल सेल आदि। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि वे सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद या उपयोग करने के बाद दोबारा आवेशित को बोलते हैं चार्ज। दोबारा आवेशित चार्ज नहीं कर सकते हैं।
नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे जैसे शुष्क सेल, जैसे शुष्क सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल आदि, ये प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि द्वितीयक सेल क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेल। इनकी क्या परिभाषा होगी? तो सेकेंडरी सेल एक ऐसे व्यापारिक सेल होते हैं कि जिनको हम बार बार आवेशित करके प्रयोग में ला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीसा संचायक सेल। इसमें ये जो सेल होते हैं इन्हें हम सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में संचायक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम बार बार आवेशित करके इनमें चार्ज इकट्ठा करके इनको उपयोग में ला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल आदि। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे वे सेल जिन्हें बार बार आवेशित कर, आवेशित को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज कर, प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है। वे सेल जिन्हें बार बार आवेशित कर प्रयोग में लाया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीसा संचायक सेल, जिसे हम लेड संचायक सेल भी कह सकते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल तथा निकेल कैडमियम सेल आदि, निकेल कैडमियम सेल आदि। यानी प्राथमिक सेल क्या है? वे सेल या वे व्यापारिक सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा आवेशित करके उनको प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुष्क सेल, डेनियल सेल आदि। फिर आते हैं आपके द्वितीयक सेल। ये ऐसे व्यापारिक सेल होते हैं जिन्हें हम बार बार आवेशित करके प्रयोग में ला सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा निकेल कैडमियम सेल, सीसा संचायक सेल आदि। जो द्वितीयक सेल होते हैं इन्हें सामान्य शब्दों में संचायक सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से आवेश को हम चार्ज करके इकट्ठा करके उसको पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। अब जो आपके व्यापारिक सेल होते हैं, चाहे वो प्राथमिक सेल हो चाहे वो आपका द्वितीयक सेल हो, इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो आप एक लाइन लिखेंगे कि व्यापारिक सेल का उपयोग या व्यापारिक सेलों का उपयोग टार्च, घड़ियों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, किया जाता है। नहीं, व्यापारिक सेलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो टार्च में, घड़ियों में और विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें हम व्यापारिक सेलों का उपयोग करते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं ईंधन सेल की। ईंधन सेल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल सेल्स। ये ऐसे सेल होते हैं जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं।
इस प्रकार के ईंधन सेल में हम कुछ विशिष्ट ईंधनों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, प्रोपेन तथा हाइड्रोजन आदि का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे सेल जो किसी ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। यानी ईंधन सेल क्या होते हैं? वे सेल जो किसी ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे ईंधन कौन कौन से प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे ईंधन सेल में कुछ विशिष्ट ईंधनों जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन तथा प्रोपेन C3H8 आदि का उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। ईंधन सेल कुछ विशिष्ट ईंधनों या ईंधन सेल में कुछ विशिष्ट ईंधनों जैसे H2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन तथा प्रोपेन आदि का उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आज तक या अभी तक बहुत से ईंधन सेल का निर्माण किया जा चुका है, बहुत से ईंधन सेल बनाए जा चुके हैं, लेकिन उन सब में जो एक सबसे महत्वपूर्ण ईंधन सेल निकल के आता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। ये एक ऐसा सेल है जिसका उपयोग अमेरिका के अपोलो अंतरिक्ष मिशन में भी किया गया था और उसमें इस क्रिया के द्वारा, ईंधन सेल की प्रक्रिया के द्वारा जब इसकी रासायनिक क्रिया हुई थी तो उसमें जो जलवाष्प था वो संघनित होकर के जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने उस जल का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में या पेयजल के रूप में भी किया था। तो अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल एक ऐसा ईंधन सेल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है। यह एक वैद्युत रासायनिक सेल है। इसका निर्माण 1959 में बैकन ने किया था, इसलिए इसे बैकन सेल भी कहते हैं। तो अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो जो आपका ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो सरंध्र कार्बन के होते हैं, जो कार्बन के सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें जो एनोड होता है उसकी साइड से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं और जो कैथोड होता है उसकी साइड से हम ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है बीच में, जो विद्युत अपघट्य होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो सकता है। फिर इन दोनों में जो कैथोड और एनोड है इसमें सेल अपक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अपक्रिया, अपचयन अर्ध सेल अपक्रिया, और उसके बाद में जो जलवाष्प के रूप में जल की मात्रा निकलती है वो यहाँ से निकल जाती है। और इस सेल का उपयोग अमेरिका ने अपने अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया था, जिसमें इसे ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग किया गया था। इस क्रिया के फलस्वरूप जब उसमें से जलवाष्प की मात्रा में जल की मात्रा निकली थी तो उसे अंतरिक्ष यान में संघनित करके उसे अंतरिक्ष यात्रियों ने पेयजल के रूप में प्रयोग किया था। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है, जब इन दोनों अर्ध सेल अपक्रियाओं को जोड़ा जाता है तो एक पूर्ण सेल अपक्रिया बनती है और इस पूर्ण सेल अपक्रिया में जल वाष्प जो है
वो वाष्पित होकर के निकल जाता है, जिसको हम संघनित करके उसे जल के रूप में परिवर्तित करके उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल वह ईंधन सेल है, वह ईंधन सेल है जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को, जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह एक वैद्युत रासायनिक सेल है, यह एक वैद्युत रासायनिक सेल है, यह एक वैद्युत रासायनिक सेल है। इसका निर्माण 1959 में बैकन ने किया था, बैकन ने किया था। इसलिए इसे बैकन सेल भी कहते हैं, इसलिए इसे बैकन सेल भी कहते हैं, इसलिए इसे बैकन सेल भी कहते हैं। यह वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का, यह वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है? इसमें ये एक ऐसा ईंधन सेल है जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह एक विद्युत रासायनिक सेल है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रमुखता से किया जाता है। इसे बैकन सेल भी कहते हैं क्योंकि बैकन ने इसका निर्माण सर्वप्रथम 1959 में किया था। इसको हमने फिगर के माध्यम से समझा। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कार्बन के सरंध्र इलेक्ट्रोड होते हैं। इसके बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इन दोनों में से किसी एक का जो जलीय विलयन है, जो घोल है, वो हो सकता है। एनोड की साइड से जो हाइड्रोजन गैस है वो इंटर करती है इसमें, कैथोड की साइड से ऑक्सीजन गैस इंटर करती है। फिर कैथोड और एनोड पर अर्धसैलभ क्रियाएं होती हैं। फिर जब इन अर्धसैलभ क्रियाओं को पूर्ण सैलभ क्रिया में कन्वर्ट किया जाता है तो जो जलवाष्प होता है वो ऊपर की साइड से निकल जाता है, जिससे संघनित करके हम जल के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम सैलभ क्रियाएं इसकी देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की अर्धसैलभ क्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो एनोड पर अर्धसैलभ क्रिया होती है उसे जानते हैं। तो इस ईंधन सेल की जो एनोड पर अपक्रिया होती है ये होती है H2 प्लस 2 OH माइनस, और ये आपका बन जाता है 2 H2O और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाते हैं। यानी जो एनोड पर ऑक्सीकरण अर्धसैलभ क्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फिर हम जानते हैं कि इसकी कैथोड पर क्या अर्धसैलभ क्रिया होती है, यानी इसकी अपचयन अर्धसैलभ क्रिया क्या होती है। तो इसकी जो अपचयन अर्धसैलभ क्रिया है इसमें O2 प्लस 2 H2O और इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, तब ये आपका बन जाता है 4 OH माइनस। क्या बन जाता है? 4 OH माइनस। यानी ऑक्सीकरण अर्धसैलभ क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, अपचयन अर्धसैलभ क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें इसके रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में या इसकी पूर्ण सैलभ क्रिया के बारे में, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा, ये देखना होगा कि ऑक्सीकरण प्रक्रम में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव अपचयन प्रक्रम में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस भी प्रक्रम में, चाहे वो ऑक्सीकरण हो या अपचयन हो,
जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसमें हम आवश्यक संख्या से गुणा करके दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एनोड पर जो अर्धशैल अपक्रिया हो रही वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। अब चयन प्रक्रम में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, अब चयन प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम जो आपका एनोड पर अर्धशैल अपक्रिया हो रही है इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस यहां भी हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रम में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब चयन प्रक्रम में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी पूर्ण शैल अपक्रिया का निर्माण हो पाएगा। तो अब हम इसे नोट कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा। तो यहां लिखेंगे पूर्ण शैल अपक्रिया के लिए, पूर्ण शैल अपक्रिया के लिए, पूर्ण शैल अपक्रिया के लिए, अपक्रिया के लिए जो हमने गुणा किया है उसको पहले नोट कर लेंगे। 2 का हाइड्रोजन से 2s2 से तो 2s2 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 OH से तो ये 4 OH माइनस हो जाएगा, फिर 2 का 2h2 से 4h2 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 इलेक्ट्रॉन से तो ये 4 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। फिर जो आपका कैथोड पर अर्धशैल अपक्रिया है उसको वैसे ही नोट करना है, O2 है प्लस 2s2 है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस है, फिर आपका 4 OH माइनस है। फिर जब भी हम पूर्ण शैल अपक्रिया लिखते हैं तो हम ऑक्सीकरण प्रक्रम और अपचयन प्रक्रम को ऐड कर देते हैं, यानी ऑक्सीकरण अर्धशैल अपक्रिया को अपचयन अर्धशैल अपक्रिया के साथ में जोड़ देते हैं। ऐसा करने पे अगर आपको अभिकारक के साइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्पाद के साइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी तो वो क्या होंगे, वो आपके संतुलित हो जाएंगे। यानी अगर ऑक्सीकरण जो आपकी प्रक्रिया है उसमें त्यागे गए इलेक्ट्रॉन अपचयन प्रक्रम में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है तो ये दोनों आपस में संतुलित हो जाते हैं, कट जाते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 4 OH माइनस, यहाँ भी 4 OH माइनस, ये आपका कट जाएगा। फिर यहाँ पे बचा जो है उसे आप नोट कर लेंगे, ये बचा है 2s2, क्या बचा है 2s2 प्लस का O2। फिर अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 4h2 है इसमें से अगर हम इस 2h2 को माइनस कर दें तो इधर आपका कोई H2 नहीं बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा H2, यानी इस 4h2 से 2h2 चला जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच जाएगा 2h2, क्योंकि 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2h2 और यही आपकी बन जाएगी पूर्ण शैल अपक्रिया। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पूर्ण शैल अपक्रिया। और इसी अपक्रिया के द्वारा जो आपका ये जल प्राप्त होता है ये जलवाष्प के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम संघनित करके इसका उपयोग जल के रूप में कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी इससे पहले जाना कि इस प्रक्रिया के द्वारा जो प्राप्त हुई जलवाष्प थी इसको जब इस ईंधन सेल का प्रयोग अपोलो अंतरिक्ष अभियान में किया गया था तो जो अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने इस जलवाष्प को संघनित करके इसे पेय पदार्थ के रूप में, पेयजल के रूप में इसका उपयोग किया था। तो अब आप लोग इसे इसकी अर्धशैल अपक्रियाओं से जो पूर्ण शैल अपक्रिया बनी है इसे आप नोट कर लेंगे। तो अब हम बात करेंगे ईंधन सेल के लाभ के बारे में। तो ईंधन सेल एक बहुत ही लाभकारी सेल है, इसका आपके पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके द्वारा ऊर्जा की सतत रूप से लगातार आपूर्ति की जा सकती है और इसकी जो दक्षता है वो भी बहुत ही उच्च होती है। तो सबसे पहला इसका हम लाभ क्या लिखेंगे, इसका सबसे पहला लाभ लिखेंगे कि ऊर्जा की सतत आपूर्ति, यानी इसके द्वारा ऊर्जा को सतत रूप से आपूर्ति इसकी की जा सकती है, लगातार इससे ऊर्जा निकाली जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। इसका दूसरा जो लाभ है वो है उच्च दक्षता। इसका दूसरा लाभ क्या है, उच्च दक्षता। और इसका जो तीसरा लाभ है, इसका जो तीसरा लाभकारी गुण है वो है प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली, यानी इसके द्वारा कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। इसमें उत्पाद के रूप में केवल जल निकलता है, केवल जलवाष्प निकलता है, बाकी कोई भी प्रदूषण इसके द्वारा नहीं फैलता, यानी लाभ ही होता है। प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली,
प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली। तो ईंधन सेल के लाभ के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, उच्च क्वालिटी की विद्युत ऊर्जा मिलती है, उच्च दक्षता। दूसरा, ऊर्जा की सतत आपूर्ति इसके द्वारा की जा सकती है। और तीसरा, इसके द्वारा कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है, यानी प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली। इसमें उत्पाद के रूप में केवल जल निकलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं की जो ऊपरी परत है नमी या वायु के संपर्क में आने से नष्ट हो जाती है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और अगर समय रहते इस प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न ना किया गया, यानी धातुओं को संरक्षित ना किया गया किसी भी लेपन के द्वारा, तो धीरे धीरे वो पूरी धातु नष्ट हो जाती है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे, इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि नमी अथवा वायु के संपर्क में, नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से, नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से धातुओं की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। नमी अथवा वायु के संपर्क में आने से धातुओं की ऊपरी परत का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ये आपका संक्षारण का एक एग्जाम्पल है। जैसे लोहे में जंग लगना। दूसरा एग्जाम्पल, चांदी की चमक का कम हो जाना। चांदी की चमक का कम हो जाना, ये भी संक्षारण का एक एग्जाम्पल है। यानी संक्षारण के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे लोहे की जो ऊपरी परत होती है उसमें जंग लग जाती है, चांदी की परत का चांदी की जो चमक होती है उसका कम हो जाना। फिर उसके बाद में जो दूसरी धातुएं हैं जैसे कॉपर हो गया, उसकी जो ऊपरी परत होती है उसमें हरी परत का जम जाना, ये संक्षारण के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो संक्षारण है इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय। तो सबसे पहला जो इसका उपाय हो सकता है, ये हो सकता है कि किसी पेंट के द्वारा अगर धातुओं की ऊपरी परत में लेप लगा दिया जाए, लेपन कर दिया जाए, तो जो नमी है, जो वायु है, उसका धातु के साथ में कोई संपर्क ही नहीं हो पाएगा, उसका उस पेंट के साथ में संपर्क होगा और इस तरीके से संक्षारण की क्रिया रुक जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे, धातुओं की ऊपरी सतह पर पेंट लगाकर। धातुओं की ऊपरी सतह पर पेंट लगाकर। धातुओं की ऊपरी सतह पर पेंट लगाकर। इसका जो दूसरा उपाय है संक्षारण से बचाव का, वो ये हो सकता है कि अगर धातुओं की ऊपरी परत में तेल या ग्रीस लगा दिया जाए तब भी संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। तो लिखेंगे, धातुओं की ऊपरी परत पर, धातुओं की ऊपरी परत पर या ऊपरी सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। फिर जो तीसरा इसका उपाय हो सकता है वो ये हो सकता है कि धातु की परत पर किसी ऐसे धातु की परत चढ़ा दी जाए, किसी ऐसे धातु की पतली पन्नी चढ़ा दी जाए जो संक्षारित नहीं हो सकती है, जिसका क्षरण नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे कि धातुओं
की सतह पर, धातुओं की सतह पर या ऊपरी सतह पर किसी असंक्षारित, यानी जिसका संक्षारण नहीं हो सकता, असंक्षारित धातु की परत चढ़ाकर, धातु की परत चढ़ाकर, यानी अगर हम किसी धातु की सतह पर जिसका संक्षारण हो रहा है उस पर किसी ऐसी धातु की परत चढ़ा दें जिसका संक्षारण नहीं हो सकता, जो असंक्षारित होती है, तो इस तरीके से भी जो संक्षारण की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। और जो इसका चौथा उपाय है ये है मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर, यानी अगर हम दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला दें तब भी उनकी जो संक्षारण की प्रक्रिया है वो रुक जाती है, उसका क्षरण रुक जाता है। और इस तरीके से जो संक्षारण से बचाव के प्रमुख उपाय हैं वो हमने जाने। सबसे पहला उपाय कि धातुओं की ऊपरी सतह पर पेंट लगाकर, दूसरा उपाय धातुओं की ऊपरी सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर, तीसरा उपाय धातुओं की सतह पर किसी ऐसी धातु की परत चढ़ा दी जाए जो असंक्षारित होती है, जिस पर संक्षारण का कोई असर नहीं होता है। और चौथा पॉइंट है कि अगर हम दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्र धातु बना दें तो भी उसमें जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। तो इस तरीके से आज वैद्युत रसायन चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसके जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे, और इसके बाद में आपका जो अगला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी उसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।